आप सभी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि ऑडिटर्स में जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उसकी तैयारी कैसे करें। दो बात है, एक तो यह बेसिकली दो तरह के बच्चे हैं जो जिन्हें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिखना है। एक तो वैसे विद्यार्थी हैं जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है, और एक वो विद्यार्थी हैं जैसे जो इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, कॉमर्स पढ़ के आए हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स को हम सफ़र चुना। समझ रहे हैं, क्योंकि जब इसमें आपका क्वालिफाई होता है तभी आगे सब कुछ है। तो अगर इसे आपने चुना है तो इसे किस तरह से हैंडल करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पॉलिटी हिस्ट्री होता है तो कुछ बातें हम लोग बना के लिख देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में वैसे कोई बातें बनाने वाली होती ही नहीं है। एक कंसेप्चुअल पेपर है और जो तथ्य है और जो फैक्ट है उसी को आपको लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो आप सिंपल पढ़ते हैं 12th में, बीए में, उससे ऊपर उठ के है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसकी क्वेश्चन पैटर्न को देखें कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। सिलेबस तो आपका आयोग ने जो दिया वो 5 लाइन का है, पेपर 1 का 5-6 लाइन का सिलेबस है। इज इट सिलेबस? इज इट रियली ए सिलेबस? सिलेबस तो वही है, लेकिन उसकी गहराई बहुत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहले उसके लिए हम बात करते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आप कभी नहीं पढ़े हैं पहले, तो पहला फर्स्ट इंस्टांस में जो आपका है, जो 12th में माइक्रो पढ़ना है बच्चों को, बस एक नज़र के लिए, चूँकि आपका बेस आसान हो, तो आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। किसी 12th में रेफरेंस बुक्स जो होती है मार्केट में, उसको आप परचेज करके आप खरीद सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दो तरह की बात है, आप कहीं ना कहीं तो कोचिंग लेते ही हैं, हमसे लें या कहीं और से लें या खुद पढ़ें। क्योंकि समय कम है तो हम नहीं समझते हैं कि स्टूडेंट को रिस्क लेना चाहिए। समय रहते थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा कहीं भी पढ़ते तो पैसा तो लगेगा, लेकिन कोचिंग क्या है कि आपको रिजल्ट को जो है फास्ट बनाने में काफ़ी मदद करती है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए ज़रूरत है कि क्वेश्चन कैसे लिखें, क्वेश्चन में कितना लिखें, कितनी मात्रा डालें। देखिए रसोई में सब कुछ होता है, लेकिन सब महिला या सब पुरुष खाना अच्छा नहीं बनाते हैं, उसको अपना अनुभव होता है। तो उसी तरीके से अभी इकोनॉमिक्स अगर पढ़े हैं तो आपको अनुभव होगा कि अगर आप पढ़े होंगे तो अभी इसमें भी दो कैटेगरी बताऊंगा मैं। इकोनॉमिक्स में भी जो ऑनर्स हैं उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक ऐसे कैटेगरी हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ के पास कर गए, रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट डिवीजन हो गए। इकोनॉमिक्स पे कमांड नहीं है, ना कभी उनको मालूम है कि इकोनॉमिक्स का आंसर कैसे लिखें। और एक वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ है, उनको ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन को लिखें। आप अपने सीनियर से अगर मेरे पास पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आपके पास टीचर्स हैं जहाँ पढ़े होंगे जो आपकी कॉपी के इवेल्युएट करें, कॉपी इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आंसर राइटिंग है। जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ें, हमारे पास लगभग पूरे यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़ते हैं लोग, तो जहाँ कहीं जिस किसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं वहाँ भी अगर आपको टीचर गाइडलाइन करते हैं तो आप उनकी मदद लें, और उससे क्या होगा कि आप सीख पाएंगे आंसर लिखें कैसे। बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे पीडीएफ हैं, उससे क्या आप लिख पाएंगे? नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा, जो भी करना है वो आप ही को पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेस्ट पहले वो जो आपका जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है उसके लिए है कि उस किताब को पढ़ें। उसके बाद जो भी आपको बुक्स अच्छी लगती है, किसी को एम.एल. झिंगन अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लहूजा लगता है, लेकिन झिंगन की बुक्स जो है उसमें आपको बहुत हद तक आपके सिलेबस मैच करती है, आपको सारी चीज़ मिल जाती है। अगर
आप इंग्लिश मीडियम के हैं और फॉरेन राइटर की किताब पढ़ना चाहते हैं तो केस एंड फेयर की किताब अच्छी है, जो आपको आंसर राइटिंग में अच्छी मदद मिलेगी। लिप्सी का भी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वेरिएंट भरने की सब जरूरत नहीं यहाँ पर है। लिप्सी की किताब पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स की उनकी किताब आती है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स केस एंड फेयर की किताब आती है, उससे मदद ले। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तब, अगर इंग्लिश मीडियम आपका है तो ये आपका काफ़ी आपको काम देगा। और जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ढिंगड़ा साहब की बुक भी आती है और झिंगन की बुक आती है, दोनों से आप कंपाइल करके आराम से अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात है कि वो विद्यार्थी जो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ के पास किए हैं, हम तो कहेंगे आप रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने से क्या होगा लाइफ में, चूंकि ये जो पोस्ट है आपका पीटी हुआ है तो सभी लोग लगे हुए उनका रिजल्ट हो, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होगा जो अच्छा लिखेंगे, चूंकि कंपटीशन टफ है। जो लोग कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े वो भी पढ़ना चाह रहे, चूँकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि बहुत लोग तो सोच लिए थे मेरा नहीं होगा, उनका भी हो गया। तो जाहिर सी बात है इन सभी बातों पर ध्यान रखें और क्या हो कि आप जो है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरुआत करें। चलिए मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ कन्फ्यूजन्स होता है कि सर पेपर 2, बहुत सारा मैं लेक्चर सुना कि पेपर 2 तो पढ़ते पढ़ते डिस्कशन करते करते क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसे भ्रम में मत रहिए। पेपर 1 तो टफ है, अब पेपर 2 डिस्कशन करते करते हो जाए, नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको कंटेंट डालना ही पड़ेगा जो आयोग ने पूछा है। ये कथा कहानी की तरह लिखिएगा जैसे बीए में लिख के आ गए थे, तो इसमें खैर नहीं है। अब एक कंपटीटिव एग्जामिनेशन है तो इसमें आप जो है दोनों चीज को ध्यान रखना है। बिहार से संबंधित भी आपको चीजें क्वेश्चन पूछी जाएगी और भारत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछी जाएगी। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से क्या समझते हैं, गरीबी रेखा से क्या समझते हैं। और फिर क्वेश्चन पूछता है हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया, भारत में गरीबी को कैसा मापा जाता है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में है कि व्हाट हैज बीन ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का ट्रेंड्स क्या रहा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि क्रिटिकली एग्जामिन द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, भारत सरकार के द्वारा जो गरीबी निवारण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका जो है आलोचनात्मक व्याख्या करें। आलोचनात्मक व्याख्या करें का मतलब पॉलिसी को लिखें, अब पॉलिसी में क्या कमी है उसको भी लिखें, अब उस कमी को कैसे सुलझाएंगे उसको भी लिखें, तभी आप सही से आंसर लिख पाते हैं। गरीबी रेखा क्या है तो आपने पढ़ा होगा, पहले तो गरीब क्या है लिखते हैं, फिर गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा ये आप ढूंढिए खुद, कैसे पढ़े, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आज क्वेश्चन आंसर सीखना है तो मैं कुछ क्वेश्चन चेक करूंगा आज ही रात में 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास मैं आपको आज यूट्यूब पर मिलूंगा, भी यूट्यूब पर लाइव हूँगा, कुछ मैं क्वेश्चन भी चेक करूंगा, आप भी सीखिएगा बच्चे क्वेश्चन कैसे लिखते हैं और कैसे उसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को लिखते हैं तो क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। अब पढ़ने के बाद लिखना शुरू कीजिए, सोचिए मत, लिखना शुरू कीजिए। जैसे पॉवर्टी लाइन क्या है तो पहले गरीबी लिखिए, तो इन पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कीजिएगा, गरीबी क्या है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए पॉवर्टी लाइन, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि पूरा दुनिया में गरीबी का मेजरमेंट कैसे लिख देते हैं, लेकिन इंडिया का लिखवन करते हैं नहीं। इंडिया में गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया गया है, कैसे किया जाता है, इसको लिखना है। और हमारा जो पॉवर्टी का ट्रेंड क्या रहा है इसको लिखना है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से कंटेंट्स को अरेंज कीजिए। अब पॉवर्टी है तो पॉवर्टी 2 कंटेक्स्ट में है। पॉवर्टी अगर पूछा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखेंगे,
पॉवर्टी अगर पूछा है बिहार के कंटेक्स्ट में तो बिहार के कंटेक्स्ट में ही लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा है, मैं आंसर लिख चेक करता हूँ, पता चलता है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ थी व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, गरीबी से क्या समझते हैं। एंड एक्सप्लेन क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्राम adopted by the government of Bihar to eliminate the poverty or to reduce the poverty। बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को कम करने के लिए चलाए गए योजनाओं का, है ना, आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो इसमें क्या कहिएगा, ये तो वही लिखा है। अब बिहार सरकार के द्वारा, तो बिहार सरकार के द्वारा कुछ वैसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, तो उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि इसमें रेशियो होता है। और जैसे कि बिहार सरकार ने भी अपना कुछ योजनाएं को चला रखी है जिसमें 7 निश्चय योजना है। अब 7 निश्चय योजना तो उसमें 7 प्रोग्राम ऐसा ही हो गया, तो सातों को थोड़ा थोड़ा लिखिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 2, ये दोनों में क्या है ना, इससे हमारे यहाँ रोजगार भी जनरेट हो रही है, इससे हमारे के यहाँ गरीबी कम हो रही है, इससे हमारा समाज का विकास भी हो रहा है। तो इस तरह से वो पॉलिसी भी लिखेंगे जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार का तो चलाई जा रही है, और साथ ही साथ वो भी योजना लिखेंगे जो बिहार सरकार के द्वारा खुद की चलाई जा रही है। और जब आप कमी लिखते हैं तो कमी लिखने के बाद आप अपनी सलाह जरूर दें कि उस कमी को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तब कमी तो बता दिए, तो कमी तो सब बता देते हैं। आप कमी को दूर करने का जो सही तरीका बता दे वही ना अच्छा ऑफिसर है। यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, तो ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी कि भाई समस्याओं को बताना और समस्याओं को समाधान करना। तो समस्याओं को समाधान, जैसे मान ले आप ही 7 निश्चय योजना के बारे में लिखते हैं, तो 7 कहिए सर ये कैसे होगा, तो 7 निश्चय योजना जो जानकार है 5-7 लोग से डिस्कस कर लीजिए, वही अच्छाई बता देंगे, वही खराबी बता देंगे। फिर आपका भी कुछ अपना लगता है उन डेटा के हिसाब से कि गली मोहल्ला में लोग क्या कहते हैं कि योजनाएं जो चलाई जा रही है उसमें मुखिया की भूमिका कहीं कहीं पे देखते होंगे कि मुखिया अपने लिए काम करते हैं और समाज के लिए कम काम करते हैं। तो अब सब मुखिया ऐसे नहीं होते। सरकार को मुखिया के लिए ये नहीं कहा, सरकार यानी कि कोई भी देश के मुख्यमंत्री हो, कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी देश के प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना बनवाते हैं सलाहकार बॉडी के द्वारा और चलाए जाते हैं। अब इसमें अगर लोकल लेवल पे परेशानी है तो लोकल लेवल पे परेशानी लोकल लोगों के लिए कारण हो रही है, तो उस परेशानी को सरकार कैसे दूर करे, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, ये आपको अंदर लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ये चीज़ कब आएगी, जब ठीक तरीके से आप पढ़ते हैं तब आएगी। तो अब चूंकि 3 मंथ्स आपके पास समय है, हम ये नहीं कहेंगे 40 पेज डेली पढ़िए, आप तो सेलेक्टेड पढ़ना होगा, आप तो देखना होगा क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को क्वेश्चन वाइज आप जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू मीन, क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं कि क्लासिकल यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट जो इंडियन इकोनॉमी से पढ़ते हैं उसको लिख डालते हैं। नहीं, इंडियन इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं वो अलग है, और जो पेपर 1 में एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। दोनों का तरीका लिखने का अलग अलग होगा। आपसे केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ देगा, आपसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ देगा, तो बहुत लोग को क्या, मैक्सिमम लोग को मालूम नहीं है कि आपका जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। जरा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, तो जब चीज़ों को पढ़ते हैं और किसी के गाइडलाइन में पढ़ते हैं तब आपकी अच्छी समझ होती है और समझ आती है, आप आंसर को देने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि 500 वर्ड में आंसर दें, कुछ लोग कहते हैं 400 वर्ड में। नहीं, देखिए ये मत देखिए, ये मत सोचिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो एक ही चीज को आप संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं, उसी को विस्तार में कैसे लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज जब पूछा जाए तो प्रयास कीजिए कि इस तरह से लिखिए कि पूरा कंटेंट उसमें शामिल हो जाए, पूरा का पूरा उसमें चीज शामिल हो जाए,
और आयोग आपकी आंसर से संतुष्ट हो, जो कॉपी एग्जामिनर आपकी कॉपी आंसर से संतुष्ट हो। दूसरी बात है कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ सिर्फ पढ़िए नहीं, यानी लेट के जो पढ़ते हैं लेट के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, सुत के पढ़िए, जैसे पढ़, लेकिन पढ़िए। लेकिन पढ़ने के वक्त में आपके हाथ में कलम और आपके हाथ में कॉपी अवश्य रहना चाहिए, ताकि चीज़ों को लिखिए। और आंसर जब बनाते हैं ना तो आंसर लंबा मत बनाइए, आंसर आप छोटा छोटा ही बनाइए, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक फॉर्मेट बनाइए, और उस फॉर्मेट को आप जो पेज है उस पेज को मार्केट से लीजिए, वाइट पेज लीजिए, रूलदार पेज नहीं मिलेगा आपको, यानी वाइट पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में। तो वाइट पेपर पे ही आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके से क्या होगा, आप जो है सेलेक्टेड पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। नहीं होगा नेक्स्ट ट्राई करेंगे। लेकिन होता क्या है कि यदि मैं अब बताऊंगा नेक्स्ट अगले वीडियो में कि होता क्या है कि जब आप बहुत विस्तार से किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो 1 साल का वक्त लगता है, लेकिन 6 मंथ हम आप लोगों से समय लेते हैं। लेकिन अभी आपके पास 3 मंथ्स है और आप आराम से पढ़िए। किसी तरह का समस्या हो तो बोलिए। और मैंने जो बताया था, एक लिंक दिया था, उस लिंक में आप जुड़ के जो है आप चाहे तो 31 जनवरी को आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भाग ले सकते हैं। ये आज भी 9:30 के आसपास मैं यूट्यूब लाइव पे हूँगा, वेट कीजिएगा, देखिएगा, मैं आपसे मिलूँगा, क्वेश्चन आंसर सिखाऊँ। थैंक यू।